पाजेब। जैनेन्द्र कुमार। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वो बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज आकार तो कुछ है ही नहीं, जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा, कैसी पाजेब? बोली, वही जैसी रुक्मन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। तो बोली, मैं तो आज ही लूंगी। मैंने कहा, अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वो मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ भी आई और पाजेब भी। मुन्नी पाजेब पहनकर खुशी के मारे यहाँ वहां ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा, देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी उसने अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे बहुत प्यार किया और तारीफ भी। सचमुच वो चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लग रही थी, और बच्ची की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हमारे बाबू महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वो हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया सी मुन्नी को पाजेब सहित सबको दिखाने के लिए आस पास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। खूब हंसे और तालियां पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, आपके जन्मदिन को तुझे बाइसिकल दिलवा देंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि नहीं, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि ठीक है, तो हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले दिन। बुआ ने कहा कि हाँ, ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल जरूर मिलेगी। इस तरह वो इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वो फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कि कहीं खो न जाए। पाजेब का वो बारीक और सुबुक काम खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों न बनवाओ, तुम कौन सी 4 बरस की नहीं हो। खैर ये हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा, तुमने कहीं पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यही कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो, यहाँ वो आएगी कहाँ से? जवाब में वो मुझे से पूछने लगी, तो फिर कहाँ गई? मैंने कहा, तुम्ही ने तो रखी थी। कहाँ रखी थी, सोचो। बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसने नीचे वाले बॉक्स में रख दिया था। अब देखा है तो एक है, दूसरी नहीं मिल रही, गायब है। मैंने कहा कि चलकर तो वो इस कमरे में आ नहीं सकती, कैसे आएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, दूसरी वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहां वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहीं से लो ना, वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली होगी। श्रीमती बोली, हाँ मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली होगी, मैंने रखी तब वो वहां मौजूद था। मैंने कहा, तो उससे पूछ लो। बोली, वो तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा, तो फिर? श्रीमती अब की बार जोर से बोली, तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं, डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा, यही कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्ला कर बोली, हो चुका तुमसे सब कुछ, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है, डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा। बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स से निकाला ही है, और 16 में 15 आने ये बंसी ही है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते,
वो बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली हाँ, पूछा था। वो तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा। वो नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उससे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वो यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही मिल गई होती तो। बोली नहीं नहीं, मिलती तो वो बता देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी है। बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूं कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सारी डोरें और पतंग। मैंने कहा छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे उसे बुलाकर मैंने गंभीरता से पूछा, क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही? तुमने तो नहीं देखी? वो गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वो गुमसुम सा बैठा रहा। मैंने मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत पाए। स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा होनी ही चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। मैंने उससे कहा कि बेटा आशुतोष, घबराओ नहीं, सच कहने में कभी नहीं घबराना चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो। बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़े नहीं दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो हमें इनाम मिला करता है। आशुतोष बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वो सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, नहीं, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वो रोने को हो आया, पर रोया नहीं। आंखों में उसने आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ कि उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा, देखो बेटा, डरो नहीं। अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वो पाजेब तुम्हें मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वो चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर फिर वो यहां वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो ये काम नहीं। श्रीमती ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, ये और भी कहीं ज्यादा भयावह है। ये हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने उसे बुलाकर पूछा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, देखो इधर, और ये बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है? वो कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर एक रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए उससे कहा, डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा सच्चा बेटा है हमारा? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा, दी है ना छुन्नू को? उसने सर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ उसे अपनी दोनों बाहों में लेकर उठाया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी मां की तरफ गया। उल्लास पूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर उसकी मां बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा दिया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से उससे पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग कर ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी तरफ देखते हुए बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला।
मैंने आग्रह किया तो वो बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी वो उसका नाम बता देगा। सुनकर वो चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वो यही कहता रहा कि पाजेब अगर छुन्नू के पास न हुई तो वो देगा कहां से। अंत में हार कर मैंने उससे कहा, वो कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने उठाई कहां से थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहां बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं। पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वो जाना नहीं चाहता था। फिर उसने कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि या तो तुमने उसे कहीं गाड़ दिया है, क्या किया है बोलते क्यों नहीं। वो मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि तुम कुछ कहते क्यों नहीं। वो गुमसुम हो गया पर कुछ नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ जाओ, वहीं से पाजेब लेकर के आओ। जब वो अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसके कान पकड़कर उसे उठाया और कहा, सुनते हो, जाओ और पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वो उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, मैं समझ न सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा, जाओ भाई, छुन्नू से जाकर कुछ कहते क्यों नहीं। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार यही कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी उतने दाम दे देगा, समझे ना। जाओ, तुम कहो तो। छुन्नू की मां तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम ही नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। तिस पर आशुतोष की मां ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हां दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला, मुझे तो नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा, दी तो थी, कह दो कि नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की मां ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती, हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी मां दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकलवा कर क्यों नहीं लाते, तब जानू जब पाजेब निकलवा लो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं सकती। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की मां हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वो पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं, आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा, क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वो पतंग वालों को दे आया है। मैंने खूब देखी थी और वो चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वो मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। अच्छा, पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक था। मैंने उसकी मां की तरफ देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। मां ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा, क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं भी। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वो शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देखता रहा। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी और कहा, जाओ बेटा छुन्नू, खेलो। उसकी मां को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी मां ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वो मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की मां ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहां। मैंने कहा, छोड़िए भी बहन जी, बेबात बात बढ़ाने से क्या फायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिलाया, नहीं तो वो छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी,
आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त मैं श्रीमती को कह गया, देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वो पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वो छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर सब उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे तो मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा, चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें ले लेता है। उसे तो पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा, आशुतोष कहाँ है? उसने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा, बंसी, जा उसे जाकर बुला ला तो। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वो अभी आते हैं। मैंने पूछा, क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और गोद में लेने पर भी वो कोई विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी मां ने खुश होकर कहा कि आशुतोष सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता चुका है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कोई हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम न देते? सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटा। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना? हाँ। और वो छुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च नहीं किए? हाँ। खर्च किए कि खर्च नहीं किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वो मेरी तरफ देखता रहा, पर उसने उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए हैं कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार कहा और दूसरी बार नहीं। मैंने कहा, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम नहीं? हाँ। बेटा, तुम्हें मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वो चुप। इकन्नियां कितनी थी, बोलो? 2। और बाकी पैसे थे? हाँ। 2 अन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। मैंने डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ कि कितनी कन्या थी और कितना क्या था? वो गुमसुम खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वो फिर कुछ नहीं बोला। सुनते हो, बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और उसने कुछ नहीं कहा। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वो नहीं बोला। मैंने उसके कान पकड़कर खींच लिए। वो बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वो डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहां आओ और इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे आकर उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे पास बुलवाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले ही उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वो रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वो सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ समझ न सका। वो चौराहे वाला, बोलो भी। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उससे हम स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? ये कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया, सब बात समझाकर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वो पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की बिल्कुल जरूरत नहीं। और आशुतोष, जाओ, तुम अपने चाचा के साथ जाओ। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा, भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं। भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ में खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटा? अब जाओ। पर वो जाने को तैयार नहीं। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ।
बोला, इसमें क्या बात है, क्या मुश्किल है? समझा कर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं कोई बात। मैंने उससे फिर कहा, क्यों रे, जाएगा कि नहीं? उसने सर ना में हिला दिया। मैंने कहा, प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वो उसके साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज है, अपने घर आएगी, इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? प्रकाश, इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वो प्रकाश के साथ चला गया, पर ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी पड़ रहा हो। 8 बरस का ये लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें कोई समझ नहीं। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बतलाऊं, लेकिन ये याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ जाते हैं, मैं अपने आप को दबाता चला गया। खैर, वो गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूं कि थोड़ी ही देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोला कि आशुतोष भाग गया। मैंने कहा, कहां है? वो रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़कर लाओ तो। वो पकड़ा हुआ आया तो मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वो नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही वो एकदम चीखा, पर फिर फौरन चुप हो गया और वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा, ले जाओ इसे मेरे सामने से और जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट कहीं का। इस बार वो आधा 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी। अभ्यास तो कुछ था नहीं। खैर, इस बीच मैंने प्रकाश से कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना और मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर उसने बताया कि उसके पास कोई पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वो अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस ठीक है, जाओ तुम। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वो मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वो हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, कहो, अब क्या हालत है? थोड़ी देर तक तो वो समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने उससे कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर से बंद किए जाओगे। आशुतोष पर इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा, इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो तो छुन्नू को भी साथ ले जाना, समझे? वो चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने से उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूं। आशुतोष का चेहरा रूठा रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वो चलने में आनाकानी दिखाने लगा तो बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे लेकर चले क्यों नहीं जाते? बुआ ने कहा, क्या बात है, बात क्या है आखिर? मैंने पुकारा, बंसी, तू भी साथ जा, बीच में से लौटने न पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों सता रहे हो उसे? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले की भी राजनीति होती है। ये भार स्त्रियों पर टिकता है। कहां क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर वो बोली, इसमें वो कागज हैं जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। ये कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, ये क्या?
बोली, उस रोज भूल से ये एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी।